91.2 एफएम पर ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो है। आओ सीखें मनोविज्ञान श्रृंखला में आज मैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी, मनोविज्ञान विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर बीए प्रथम वर्ष मनोविज्ञान की द्वितीय पुस्तक मनोविकृत विज्ञान के खंड 2 की इकाई 4 का मनोविश्लेषणात्मक उपागम। पिछली कक्षा में हमने इस उपागम को पढ़ा था। इस उपागम के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने व्यक्तित्व की संरचना, जिसके अंतर्गत मन के प्रकार और मन के उप प्रकारों का वर्णन किया था। इसके अतिरिक्त हमने इसके अंतर्गत पिछली कक्षा में मन की गतिकी, जिसके अंतर्गत आपने मनोरचना युक्तियों के बारे में जाना था, चिंता के बारे में जाना था। इसी उपागम की तीसरी इकाई को लेकर आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, व्यक्तित्व का विकास। फ्रॉयड ने व्यक्तित्व विकास की व्याख्या को 2 दृष्टिकोणों के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या की। पहला दृष्टिकोण ये था कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो उसकी बाल्यावस्था की विभिन्न अनुभूतियों से प्रेरित होता है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो बचपन की उसकी अनुभूतियां होती हैं, उस अनुभूतियों के आधार पर जो उसका वयस्क व्यक्तित्व होता है उसका निर्धारण होता है। तथा दूसरे दृष्टिकोण में उन्होंने ये कहा था कि जन्म से ही व्यक्तियों में सेक्सुअल एनर्जी मौजूद रहती है, जो विभिन्न मनोलैंगिक अवस्थाओं से होकर विकसित होती है। उन्होंने इस सेक्सुअल एनर्जी का नाम लिबिडो बताया था। फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5 मुख्य अवस्थाएं हैं, जिसमें पहली अवस्था है मुखावस्था, जिसको हम ओरल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। जन्म से लेकर 8 माह तक की अवस्था को फ्रॉयड ने मुखावस्था की संज्ञा दी थी। बच्चा अंगूठा चूसना, स्तनपान करना तथा निगलना जैसी क्रियाएं इस उम्र में बहुत अधिक करता है। फ्रॉयड के अनुसार इस अवस्था में जो लिबिडो होता है वो उसके मुख में स्थित होता है। फ्रॉयड ने मनोलैंगिक विकास की जो दूसरी अवस्था बताई उसका नाम उन्होंने गुदावस्था दिया, जिसे हम एनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ये अवस्था 8 माह से लेकर 3 वर्ष तक की होती है। फ्रॉयड का कहना है कि इस अवस्था में जो लिबिडो होता है वह बच्चे के एनल पार्ट में स्थित होता है। इस उम्र में बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग आदि दी जाती है। कभी कभी बच्चा मल मूत्र रोककर या बिस्तर में मल मूत्र का त्याग कर अपना गुस्सा भी प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त जो फ्रॉयड ने मनोलैंगिक विकास की तीसरी अवस्था बताई उसका नाम उन्होंने लिंग प्रधानावस्था दिया, जिसे हम फैलिक स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ये मनोलैंगिक विकास की तीसरी अवस्था है। यह 3 वर्ष की आयु से लेकर के 5 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इस अवस्था में जो लिबिडो की संतुष्टि का क्षेत्र होता है वह जनेंद्रिय होता है। इस अवस्था में लड़के में मात्र मनोग्रंथि, जिससे इडिपस कॉम्प्लेक्स, और लड़की में पितृ मनोग्रंथि, जिससे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, उत्पन्न होती है। फ्रॉयड का मानना था कि इस उम्र में लड़का माता तथा लड़की पिता के लिए विशेष स्नेह प्रदर्शित करते हैं। फ्रॉयड ने मनोलैंगिक विकास की जो चौथी अवस्था बताई उसे अव्यक्तावस्था कहते हैं, जिसे लेटेंसी स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। यह अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस उम्र में लिबिडो का संतुष्टि क्षेत्र अदृश्य हो जाता है। इस उम्र में बच्चे अपने ही जेंडर के अन्य बच्चों के साथ खेलना, रहना, दोस्ती करना पसंद करते हैं। मनोलैंगिक विकास की जो आखिरी अवस्था का वर्णन फ्रॉयड ने अपने सिद्धांत में किया उसे हम जनेंद्रियावस्था यानी कि जेनिटल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था की जो उम्र होती है वो 12 वर्ष से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो विषम लिंगी आकर्षण उसके अंदर विकसित होने लगता है, ऐसा फ्रॉयड का मानना था। इस अवस्थाओं के साथ ही फ्रॉयड का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है वो यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। तो आपने पूरे सिद्धांत में देखा कि फ्रॉयड ने अपने सिद्धांत को 3 भागों में बांटा था, जिसमें मन की संरचना, व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की गतिकी और व्यक्तित्व का विकास का हमने उल्लेख इस सिद्धांत में किया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि फ्रॉयड की जो सिद्धांत थी उसके सिद्धांत की बहुत आलोचना भी देखने को मिलती है।
जो फ्रॉइड के शिष्य थे और फ्रॉइड की खुद की बेटी थी एना फ्रॉइड, उन्होंने भी अपने पिता के सिद्धांत की, खासतौर से अपने पिता के मनोलैंगिक अवस्थाओं, इन सब चीजों की आलोचना करते हुए उनसे अलग होने का निर्णय लिया था। और फ्रॉइड के शिष्यों ने और उनकी पुत्री ने मिलकर के एक अलग स्कूल की स्थापना की थी, जिसे न्यू फ्रॉइडियन स्कूल भी कहा जाता है। इतनी आलोचना होने के बावजूद भी फ्रॉइड का सिद्धांत मनोविज्ञान में एक उच्च स्थान रखता है। तो यहाँ पर हमारा मन का फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पूर्ण होता है। इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत आता है वो है व्यवहारात्मक उपागम। व्यवहारात्मक उपागम की अगर हम बात करें तो इसके जो प्रतिपादक थे वो जेबी वॉटसन थे। वॉटसन का जन्म ग्रीनविली, दक्षिण कैरोलिना में हुआ था। वॉटसन का कहना था कि हमारा व्यवहार उद्दीपक और उसके प्रति अनुक्रिया का परिणाम होता है। व्यवहारवादी उपागम में अंधविश्वासों, रहस्यों के लिए कोई भी स्थान नहीं था। व्यवहारवाद ये मानता है कि व्यक्तित्व के विकास में परिवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वॉटसन ने मानव प्रयोज्यों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए शाब्दिक रिपोर्ट विधि अपनाई। वॉटसन व्यवहार को आनुवांशिक न मानकर पर्यावरणीय बलों द्वारा निर्धारित मानते थे। वे पर्यावरणवाद के प्रमुख हिमायती थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने मानव व्यवहार को SR यानी कि स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स यानी कि उद्दीपक प्लस अनुक्रिया का परिणाम माना था। उनका कहना था कि जब हमारे सामने कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है और तब हम उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। वॉटसन का ये भी कहना था कि प्राणी का व्यवहार किसी न किसी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया ही होता है। व्यवहारवादी उपागम के इन्हीं सभी पहलुओं को हम अगली कक्षा में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।